हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस.बी. जायसवाल, आपका रीजनिंग फैकल्टी, इस एसएससी टी पॉइंट की रिकॉर्डिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अरिथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अरिथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, कभी कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी दे देते हैं, उसकी मर्जी पर होता है। और ये जो है सिर्फ एसएससी के अलावा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के सारे लेवल में आते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस हो गए, इसके अलावा रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, है ना, डीएसएसबी हो गए, दिल्ली सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम, उसमें आपके भी पूछे जाएंगे और सीसेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जो मैं इसे अरिथमेटिकल रीजनिंग का 2 वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक पार्ट 1 होगा, दूसरा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक देखेंगे। ठीक है, यानी आयु संबंधित प्रश्न जो होते हैं उसको हमने इस पार्ट में रखा है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, ये अरिथमेटिकल रीजनिंग का, उसमें जो होंगे वो जो इक्वेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, अदर अदर वेराइटीज़ के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या होता है एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन? जैसे आप यहाँ क्वेश्चन एक देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? ए इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, देन 3 years अगो ही वॉज 4 times एज ओल्ड एज बी। ए की आयु अभी बी से डबल है, दुगनी है। ठीक है, 3 साल पहले वो जो है बी से 4 गुनी आयु का हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा है अभी बताओ ए की एज क्या है। तो देखो बच्चों, इससे क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से हो सकता है, कभी कभी ऑप्शन इजी हो जाते हैं, जल्दी हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन ऑप्शन नहीं बनते तो इक्वेशन, ऑप्शन से नहीं होता है तो इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब चूँकि ऑप्शन में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन हैं, अगर लास्ट वाला आंसर है तो फिर चारों तो चेक करना ही पड़ गया ना, तो उसमें कभी कभी टाइम लग भी सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन बनाने नहीं आता है कुछ लोगों को, तो वैसे केस में लास्ट उपाय फिर ऑप्शन से ही है, कम से कम क्वेश्चन तो बन जाएगा, तो उसको थोड़ा फास्ट जल्दी देखेंगे। तो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं ऑप्शन से ही ट्राई करता हूँ। ठीक है, कि ऑप्शन से क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए की आयु पूछा है ना आपसे, तो जो भी ऑप्शंस है वो ए की आयु का है। ठीक है, 2 बंदे हैं, ए और बी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ए की आयु अगर 6 है तो ए बी से क्या है, दुगनी आयु का है, तो इसका मतलब बी 3 साल का होगा, तभी तो ये डबल एज का होगा। ठीक है, फिर 3 साल पहले बोला है, यानी आपको 6 में 3 घटाना पड़ेगा और इधर 3 में भी 3 घटाना पड़ेगा, ये तो 0 हो जाएंगे, इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 0 से 3 का कंपेयर फिर नहीं कर सकते, बोला है कि वो 4 गुनी आयु का है, इसका मतलब ये सेट नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, फिर अगर मान लेते हैं कि चलो ए की आयु हमने, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, सेकेंड ऑप्शन लिया 12 साल, तो बी की आयु कितना हो जाएगा भाई, 6 साल, दुगनी आयु है तो ए की दुगनी है। ठीक है, तो अब 3 साल पहले जाएंगे तो 3 इसमें घटाओ, कितना आ रहा है, 9। अब 3 20 में भी घटाएंगे ना, क्योंकि 3 साल पीछे जा रहे हैं, तो 3 साल पीछे जाने पर तो दोनों का एज घटेगा ही, ये 3 हो गया, तो ये ए बी से कितनी आयु गुना हो गया, 3 गुना, और जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है, 4 गुना, तो इसका मतलब है कि ये भी आंसर सही नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, अगर थर्ड भी नहीं होता है तो फोर्थ अपने आप आंसर हो जाएगा, फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इधर फ्रेश लिख दूं, ए और बी में थर्ड ऑप्शन 9 लिखा, तो बी का कितना हो जाएगा भाई, 4.5, क्योंकि डबल आयु का है। ठीक है, अब 3 साल पीछे जाएंगे तो ए की आयु 6 वर्ष हो जाएगा, बी की आयु 3 साल पीछे जाने पर कितना हो जाएगा, 1.5 साल, तो ये 1.5 साल का 4 गुना ही तो 6 होता है, इसका मतलब है कि 9 जो है ईयर वो हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर बी की आयु पूछा होता, वर्तमान आयु, तो फिर वो 4.5 हो जाता। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बी के लिए था और थर्ड ऑप्शन ए के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन से इस तरह से चेक करने का तरीका हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं आप ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इक्वेशन बनाऊं, वो सीखूं, तो देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इसमें छोटे वाले को ही x मानना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है, तो मैं इधर बना दूं आपको, मान लिया p की आयु x है, तो a b से दुगनी आयु का है। ठीक है, तो क्या ये 2x होगा। ठीक, अब 3 साल पीछे बोला है, तो आप 2x में भी 3 घटाएंगे, इधर x में भी 3 घटाएंगे, है ना, ये b की आयु हो गई 3 साल पहले और ये a की आयु हो गई,
और 3 साल पहले ए जो है बी का 4 गुना आयु का था। तो इक्वेशन को बैलेंस करना है तो 4 से गुना किस में करेंगे, तो ए 4 गुना था ना, तो हमें इक्वल करनी है तो बी वाले में 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3 और 4x माइनस 12 ऐसे हो गया। अब यहाँ पर 4x माइनस 2x, इधर x को कर लो आप एक साथ, ठीक है, और नंबर को एक साथ कर लो, तो यहाँ 12 माइनस 3 हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आई, 9। अब a क्या था हमारा, 2x है ना, ये a की ही तो आयु हो गई 9, तो ये आंसर हमारा आ गया। अब b की ए आयु पूछा जाता तो ऐसे में b की आयु x लेते तो वो 9/2 यानी 4.5 हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको 2 मेथड बताए थे, है ना, ऑप्शन से भी और इक्वेशन से भी। इस वाले में भी पहले मैं ऑप्शन से ही कोशिश करता हूँ कि बन जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ P एंड Q इज 10:9। P और Q की आयु का अनुपात क्या है, 10:9। ठीक है, फिर लिखा है 10 साल बाद रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 12:11। ठीक, सो पूछा है व्हाट वाज द एज ऑफ Q बिफोर 2 ईयर्स। Q की आयु 2 साल पहले क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन हैं वो Q का ही पूछा है, तो Q का एज का ऑप्शन है, लेकिन 2 साल पहले का, तो हम लोग प्रेजेंट एज में आते हैं, तो सब में क्या करेंगे, 2 साल जोड़ देंगे। ठीक है, मैं 2 साल जोड़ दूँ तो पहला कितना हुआ 45। ये ऑप्शन से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 47 और इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो 52। ठीक है, अब मैंने ये प्रेजेंट एज Q का निकाल दिया। अब आप देख रहे हैं P और Q में प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 10:9। तो 10 है A के लिए, सॉरी P के लिए, और 9 किसके लिए है, Q के लिए प्रेजेंट एज में। तो इस जो ऑप्शन आया हमारे पास, इसमें कौन से ऑप्शन जो हैं वो 9 से डिविजिबल हैं, तो केवल 45 ही है ना जो 9 से डिविजिबल है, बाकी सारे ऑप्शन तो 9 से है नहीं। तो जो रेशियो हमारा बनेगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब है कि बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा 43। Q की आयु 2 साल पहले 43 साल की है ना जी। अगर आपको इक्वेशन बनाने नहीं आता तो आप ऐसे कर लो। ठीक, अब इक्वेशन है या रेशियो से जो भी बनाएंगे उसमें देखिए कैसे हम निकालते हैं। अब दूसरा मेथड में बता दूं, सपोज डैट ऐसा आप कहोगे सर एक ऑप्शन आया, ठीक है 9 का मल्टीपल है, दो ऑप्शन 9 के मल्टीपल होते तो जैसे मान लिया 52 की जगह 54 आता, सपोज डैट मैं यहाँ ऑप्शन देता 52, तो आप 2 ईयर जोड़ते तो 54 ईयर्स होता, तो 9 से डिविजिबल 45 भी है 54 भी है। अब क्या करेंगे, तो बोला है ना 10 साल बाद रेशियो क्या होगा 12:11, जिसमें Q का 11 से मल्टीपल होना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 10 साल बाद 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए अब आप सब में 45 प्रेजेंट है, 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 55, ये 11 से कट रहा है। यहाँ 54 होता, आप 10 जोड़ते तो 64 आता, वो 11 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक, तो आंसर हमारा निकल जाता। अब तब भी इतना करने के बाद भी फिर भी हो रहा है 10 साल में, तो फिर लास्ट में अब इक्वेशन ही बचता है, इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे। फिर अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, या जैसे बनाएंगे रेशियो के हिसाब से कैसे बनाएंगे, तो देखिए 10:9 का ये क्या है रेशियो है, बाद में क्या हो गया ये रेशियो 12:11। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितने साल पे हुआ, यहाँ पर देखिए 10 से 12 हुआ तो +2 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो ये जो +2 हो रहे हैं ये कितने ईयर में हो रहे हैं, 10 ईयर में। तो 2 यूनिट बढ़ा रेशियो के हिसाब से, 2 यूनिट इंक्रीज हुआ 10 साल में, तो 1 इंक्रीज होगा कितना 5 में। बस यही 5 को यूनिट मान के रेशियो में ब्रेक कर देनी है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 10 × 5 50, 9 × 5 45। ठीक है, तो Q का एज अब आपसे पूछा है, ये 45 में 2 ईयर्स पहले पूछा है, 2 घटा दीजिए 43 हो गया, आ गया ना फर्स्ट। तो इस रेशियो से ये भी इजी है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे तो है नहीं। और भी मेथड हैं जो इक्वेशन x मान के बनते, मतलब रेशियो ब्रेक कर दिया है ना, तो वो 10x और 9x हो जाएगा, उधर ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद
प्लस करके ऐसे बना सकते हैं, वो छोड़ दीजिए, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उतना जानने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ऑप्शन से हो गया। ठीक, यहाँ पर दोनों इक्वल आना चाहिए 2 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं इक्वल नहीं आता तो फिर क्या आता है, जैसे मान लिया इधर 2 आया और इधर 4 आया, तो फिर इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, तो ये तो 4 रहेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई के लिए, 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इक्वल करने के बाद ही फिर ये काम करेंगे। ठीक है, 2 इक्वल टू 10 तो 1 इक्वल टू 4 5, देन 5 का आप निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें क्या बोल रहा है भाई। तो इसमें बोल रहा है A is 25 years younger than B and the age of B would be double the age of C after 15 years. ओके, तीन बंदे हैं, ठीक है, A B C। A B से 25 साल छोटा है और B की आयु जो है वो 15 साल बाद C की आयु का डबल हो जाएगा। ठीक है, ये 15 साल बाद की बात हो रही है। तो भाई आगे क्या लिखा है, करंट एज लिखा है क्या, B की आयु C से 3 टाइम्स है। ठीक है, B की आयु C से 3 टाइम्स है। अब पूछा है क्या क्वेश्चन में, करेंट एज ए का क्या होगा। क्या ये भी ऑप्शन से हो जाएगा, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखो, आप ए का जो भी एज लेंगे, सारे ऑप्शंस ए के हैं तो ए का ही एज हुआ। अब इससे क्या निकालेंगे आप, बी की एज। बी का एज जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए सी के एज से। तो मान लेते हैं मैंने फर्स्ट ऑप्शन 25 लिया, किसका, ए की आयु का, और ए जो है बी से कितना यंगर है, 25 साल छोटा है। तो जब ए का 25 है तो फिर बी की कितनी होनी चाहिए, 50, क्योंकि 25 साल छोटा है ना ए। तो अगर ए 25 है तो इसका मतलब बी 50 साल का होगा। क्या ये 50 सी की एज का 3 गुना है, मतलब 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। 3 का मल्टीपल 3 गुना है ना यहाँ पर। ठीक है, 2 गुना रहता तो चल जाता, तो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब चलिए इसमें देखिए, सेकंड ऑप्शन चेक करें, ए की आयु 20 तो बी की आयु 25 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, कितना हो गया, 45। अब ये 45 जो है 3 का मल्टीपल है। ठीक, तो ये एज हो गई बी की। ठीक है, ये किसकी एज हो गई, बी की। ठीक है, तो अब आप सी की एज निकालिए, 15 वर्ष होगा ना, क्योंकि सी की करंट एज की ये 3 गुना है, तो 15 से 45। ठीक है, तो ए की आयु अगर 20 लेते हैं तो बी की आयु 45 हो जाएगी 25 जोड़ने के बाद। ठीक है, और फिर सी की एज कितनी हो जाएगी, तो 3 टाइम्स है तो 15 ईयर्स हो जाएगी। अब आपको सर्टिफाई करने के लिए ये वाली लाइन चेक करना है, क्या बी 15 साल बाद सी का डबल होगा। तो अब 15 साल बाद सी की आयु कितनी होगी, 30, इसकी 15 साल बाद कितनी होगी, 60। तो क्या ये 30 का 60 डबल है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये आंसर। ठीक, आप सीधा यहाँ पर चेक किए, ये तो मैंने पूरा चेक करके आपको बता दिया कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन जो मैंने यहाँ बताया कि 50 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ये 3 का मल्टीपल है तो होने की चांस है, तो आगे भी चेक कर लेंगे। देखो थर्ड ऑप्शन में 15 में अगर हम 25 जोड़ते तो ये आता कितना, 40। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 25 ऐड करते थे, कितना होता, 55। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर यही होगा, हमें ये सब भी नहीं बनाने की ज़रूरत थी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया क्वेश्चन से, यहाँ ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले ही चेक कर लें कि भाई ये ए 25 है तो बी 50 होगा, जो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन सारे कैंसिल, बचा फिर बी, यही आंसर होना ही होना है। अब उसका पूरा नहीं भी चेक करेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर 2 ऑप्शन ऐसा होता जो 3 का मल्टीपल आता तो फिर हम इस तरह से चेक करके पूरा सॉल्व करते। ठीक, अब चलिए इक्वेशन समझा दूँ। इक्वेशन भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को अगर कहीं से घुमा दे और आपके एग्ज़ाम में दिमाग काम नहीं कर रहा है, ट्रिक नहीं मिल रहा है, तो फिर बेसिक तरीके से कम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी सी का ही एज लेंगे। ठीक है,
बी इधर रख लो, इधर सी रख लो, सी का एज x मानो तो बी का करंट एज कितना हो जाएगा 3x। फिर क्या बोला है आगे जाकर 15 साल बाद, तो 3x में भी 15 जोड़ेंगे, इधर सी के एज में भी 15 जोड़ेंगे, और कौन डबल हो रहा है, बी डबल हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, सी वाले में, छोटे वाले में, ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्योंकि b जो है ऑलरेडी बड़ा है, डबल है, अब इसमें 2 से कर दिए तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो बैलेंस कैसे होगा, इक्वल नहीं होगा ना, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर ये हो गया 2x + 30, इधर आपका बचा 3x + 15, इन दोनों का डिफरेंस x आएगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है जी। अब x 15 है, मतलब ये एज किसका है, c का, तो फिर आप b का एज निकालेंगे, 3 टाइम्स होने के कारण 45, फिर आप a का एज निकालेंगे, है ना, 45 आपको बोला है ना 3 टाइम्स, तो a का एज कैसे निकालोगे, तो 25 साल छोटा है तो 45 में 25 घटा दो, 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a की भी आयु 20 वर्ष आगे हो गया। तो ये इक्वेशन से हुआ, ठीक है ना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप ऑप्शन से अगर लगता है कि हो जाएगा तो आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए जल्दी बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन से मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी हम a की आयु से b की आयु निकाल रहे हैं, उस c का 3 गुना होने के लिए वो वैल्यू 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर सर पॉइंट में भी ऐसा हो सकता है, फिर भी 3 का तो मल्टीपल हो, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फादर जो है वो बड़े बेटे का दुगनी आयु का है, ठीक। 10 साल बाद फादर का एज छोटे बेटे से, 10 साल बाद फादर का एज छोटे बेटे से कंपेयर किया है कि 3 गुना होगा, ठीक है। अब दोनों बेटे की एज में 15 साल का अंतर हो तो फादर का एज क्या होगा, पूछा ये। अब ये ऑप्शन फादर के एज के हैं तो ऑप्शन से पहले ट्राई करें, फिर एक क्वेश्चन बताएंगे। मान लिया पहला ऑप्शन 50 साल है, ठीक है, तो एल्डर सन, ES लिख दूंगा, समझ जाओगे। एल्डर सन मतलब बड़े बेटे की कितनी होनी चाहिए, 25, क्योंकि 50 है तो 25 का दुगना, ठीक है, तो 25 होगा बड़े बेटे का, ठीक। बोला है 10 साल बाद, तो ये बताओ 50, मैं इधर 50 लिखता हूँ, 50 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 60 साल हो गए, ठीक है जी। ये छोटे बेटे का यानी यंगर सन, YS मतलब यंगर सन की एज का क्या लिखा है, 3 गुना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 20 होगा, तभी तो ये 3 गुना होगा, ठीक है। 3 गुना बनाने के लिए तो 20 लिखना पड़ेगा ना भाई, 50 है तो बड़े बेटे का 25, ठीक है, और फिर 10 साल बाद बोला यहाँ पर, तो 10 साल बाद फादर की 60 साल हो जाएगी, तो फिर छोटे बेटे की भी आयु बढ़ेगी, जो भी बढ़ेगी वो 3 गुना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 20 होगा, तभी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर 10 साल बाद ये 20 साल का है, तो करेंट एज क्या होगा, तो आप इसमें 10 घटाएंगे तो 10 हो गया। अब करेंट एज 10 है किसके, छोटे बेटे की, और बड़े बेटे की करेंट एज क्या है, 25 है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ आपका, 15 वर्ष। यहाँ लिखा है ना कि दोनों बेटों में 15 साल का अंतर होना चाहिए, तो ये हो गया अंतर। नहीं तो आप ऐसे भी करते कि ये तो 10 साल बाद का है, तो 10 साल बाद इसका एज कितना होगा बड़े बेटे का, तो 35 साल, तो 35 साल और 20 साल, तब भी 15 साल का अंतर है। तो किसी भी दो बंदे में एज का अंतर हमेशा समान होता है, ट्वाइस थ्राइस में फ़र्क पड़ता है, लेकिन अंतर हमेशा रहेगा। जैसे आप हमसे अगर 10 साल छोटे हो तो 50 साल बाद भी 10 साल छोटे ही रहोगे, उसमें हमारी एज होगी, जो आपकी एज होगी, उसमें भी अंतर 10 साल का ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने जो आपको बनाया वो ऑप्शन से बनाया, तो ये पूरा मैच कर गया ना, तो हमारा फर्स्ट ही आंसर हो गया। अब सेकंड थर्ड फोर्थ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें बोला है सारे सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन से। अब नहीं करता, मान लीजिए 50 लास्ट ऑप्शन में होता तो फिर दिक्कत होती कि भाई पहले 3 ऑप्शन चेक किया, तब तो फिर चौथा पे जाएंगे, तो वहाँ टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब देखो ऑप्शन से ना हो के अगर इक्वेशन बनाए तो कैसे बनेगा, तो देखिए एक फादर रख लिया हमने, बड़े बेटे का ES लिख लिए और YS लिख लिए यंगर सन का। आप बड़े बेटे का एज मानना X, क्योंकि फादर दुगनी आयु का है। ऐसा नहीं कि फादर का एज पूछा तो फादर का ही X माने, फिर
एक्स मानोगे फादर का तो बड़े बेटे का फिर एक्स बटा 2 लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये 2x, ठीक। अब छोटे बेटे का किससे कंपेयर करें भाई, तो बड़े बेटे से। 15 साल ही छोटा होगा तो आप माइनस करोगे ना, ठीक है। बड़े बेटे का x लिया तो फादर का 2x होगा, ट्वाइस है, तो ये सब करंट एज में है, ठीक है। और छोटे बेटे का x माइनस 15 होंगे। अब 10 साल बाद की बात करें तो फादर के एज में 10 जोड़ेंगे, ठीक। और छोटे बेटे की एज जो अभी है x माइनस 15, उसमें भी 10 जोड़ेंगे, ठीक है। और इक्वेशन बैलेंस करना है। फादर का एज क्या लिखा है कि 10 साल बाद होगा, वो कितना टाइम्स है भाई, 3 टाइम्स, ठीक है। तो आप 3 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है ना, 3 से गुना यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद अब काम है आपका सॉल्व कर देना, ठीक है। तो 2x प्लस 10 इधर हो जाएगा x माइनस 5 और फिर इंटू 3 यानी 3x माइनस 15। तो अब 2x और 3x का डिफरेंस कितना होगा, x आएगा और वहाँ प्लस 10 है, इधर माइनस 15 है, तो एक तरफ साइड होने पर प्लस हो जाएंगे दोनों में 25, यानी बड़े बेटे का 25 आया तो फादर का 50 हो गया ना, 25 का डबल 50, हमें 50 चाहिए तो फादर का करेंट एज, ये आंसर हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करेंगे, है ना। कोई अगर अलग मेथड दिखे या ना समझ में आए, ना समझ में अगर आएगा तो आप वीडियो रिपीट करके देख लोगे, दोबारा तिबारा समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन तब भी कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, आगे बढ़ें, चलिए जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है और साथ ही उनकी आयु के गुणनफल का 10वां भाग, मतलब दोनों की आयु को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो 10वां यानी 1/10 करेंगे, है ना, वो पिता की आयु से 180 वर्ष अधिक हो जाता है, तो पुत्र की आयु कितनी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पूछा है हाउ ओल्ड इज सन, सन और फादर के एज को ऐड करेंगे 100 ईयर होना चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है कि सन का एज अगर 60 माने तो फिर फादर का 40 हो जाएगा, पॉसिबल है, तो 70 पॉसिबल है, नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही से एलिमिनेट हो गए कि सन का एज पूछा है तो ये पॉसिबल नहीं है, फादर का एज होता तो जरूर पॉसिबल होता, ठीक है। तो अब बचा कौन सा, 35 और 40, ठीक। अब सन का एज, यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो अगर मैं सन का एज 35 लूँ, देखिए फादर का एज और एस फॉर सन का एज का 100 होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 35 लें तो फिर मेरे को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 65, तभी तो ये 100 होगा, ठीक है। और दूसरे केस में नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अगर 40 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 60, तभी तो 100 आएगा ना, मतलब यही दोनों में तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल है कि नहीं, अभी दोनों में करेक्ट कौन सा है, तो आगे का जो लिखा है क्या, इन दोनों का गुणनफल का 10वां भाग। अब ये बताओ 65 और 35 का 10वां भाग करें यानी A1/10 करें तो ये पूरा नहीं ना कटेगा, तो इसका मतलब पॉइंट में जाएगा। अब पॉइंट में जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, मैच ही नहीं करेगा ये, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब फोर्थ ऑप्शन मैं करके दिखा देता हूँ कि अब 60 और 40 का 1/10 पार्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 240, ठीक है, 240 आ गए। अब ये 240 हो रहा है, फादर के एज से 180 हो रहा है, तो फादर का एज 60 साल है ना, ठीक है, उससे 180 अधिक करो, फादर के एज 60 साल है उससे 180 अधिक करो, तो क्या 240 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फादर का एज 60 होगा और सन का 40 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन से ही हमने निकाल लिया कि दो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए, 35 और 40 में देख लिए कौन पॉसिबल है, ठीक है। तो जहाँ एक्चुअल पूरा कर दिया तो वहाँ पर आप लेनी चाहिए। अब ये नहीं कि लग रहे हैं 60 में भी चेक कर रहे हैं, 70 में भी चेक कर रहे हैं कि 60 हो गया 40 हो गया, लॉजिक लगानी पड़ेगी, रीजनिंग है कैसे हो सकता है कि 60 साल का बेटा हो जाए और फादर हो जाए 40 साल का, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे बनाते समय आपको ये सब पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लेनी है,
ठीक है। एलिमिनेट करने के बाद फिर जो बचा वो आंसर में से उसमें निकाल लेंगे, फाइनल कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्स मान के क्यों करने जाओगे, आप मानोगे सन का एज एक्स तो फादर का लिखना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, डिवाइड बाय 10 करेंगे और फिर चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन जो बनता है वही होगा। इक्वेशन मैं ऐसे करता हूँ लेकिन आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें लंबा समय लगेगा। आपने सन का माना एक्स तो फादर का 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों की गुणनफल के आयु का 1/10 पार्ट जो 240 आ रहा है, उसमें फादर के एज से 180 हो रहा है अधिक, यही बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। हमने ये करवाया था ये वाली पार्ट में भी। यहाँ पर आपका ये ऐसे ही बैलेंस है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करनी पड़ी, ये आप सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअल बिना ऑप्शन के ट्राई करना है, तो ये आपको इक्वेशन ऐसे लगानी पड़ेगी, तब जा कर के ये बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें क्या लिखा है, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ हु हैव मैरिड 4 years अगो, यानी वर्तमान आयु एज की बात करें, वर्तमान समय से 4 साल पहले जब हस्बैंड और एक वाइफ की शादी हो रही थी, तो उस समय जो था उनकी एवरेज एज जो था शादी के समय 25 years था, ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आज के समय में उनका एक बच्चा भी है, तो उन तीनों को मिला करके जो एवरेज एज है वो कितना लिखा है, 20 वर्ष, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल 20 years, मतलब 4 साल पहले शादी हुई, फिर इसके बाद 4 साल पहले तो आज के एज में एक बच्चा भी हो गया, तो बच्चे को मिलाकर मतलब 3 लोगों का, 3 मेंबर्स का जो एवरेज एज है वो कितना है, 20 years है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है कि बताओ बच्चे की एज क्या है, तो वेरी इजी, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर यूज किए हुए डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एवरेज अगर दिया रहे तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उस एवरेज में टोटल मेंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। अब ये एवरेज सॉरी 20 साल है तो 3 मेंबर का है, तो टोटल एज कितना हुआ आज के समय में, तो 3 मेंबर का टोटल जो होगा वो 20 गुणे 3, 60 साल हो गए आज के डेट का, ठीक है। और जब शादी हो रहे थे 2 लोगों के बीच में, उनकी जो एवरेज एज थी 25 थी, तो 2 लोगों की 2 मेंबर थे, तो टोटल एज कितना हो गया 50। अब ये 50 टोटल एज बता रहा है, हो सकता है लड़का 30 साल लड़की 20 साल हो, है ना, 28 हो और इधर 18 हो, जो भी हो, मतलब 50 आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है। तो इस केस में आपका ये मैंने टोटल किया 60, और ये शादी के समय क्या एज है 50 टोटल, और शादी कब हुई 4 साल पहले, तो अभी हम प्रेजेंट एज में आएंगे इन दोनों के एज में, तो दूल्हा का भी 4 साल बढ़ेगा एज, दुल्हन का भी तो 4 साल बढ़ेगा, है ना। तो अभी वर्तमान समय में केवल उन दोनों की आयु की बात करें, यानी हस्बैंड वाइफ यानी दूल्हा दुल्हन, उनकी एज कितनी है टोटल 58 साल, और 3 मेंबर को मिला लिया तो फिर टोटल एज कितनी हो गई 60 साल। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चा है उसका एज कितना हुआ 2 साल, ठीक है। तो 60 माइनस, ये मैं आपको लिख कर के दिखा रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, माइंड में नोट करने के लिए, नहीं तो बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सीधे बोला है क्या, 4 साल पहले 25 वर्ष है, इसका मतलब टोटल एज 50 हो गया। अभी 4 साल पहले का है, तो एक बंदे अभी प्रेजेंट एज आने के लिए सीधे 2 बंदे का 4 साल 8 साल जोड़ेंगे तो 58 साल हो गया। यहाँ 20 साल है एवरेज 3 लोगों का, टोटल कितना हुआ 60, तो 2 लोगों का आज के डेट में टोटल 58, 3 लोगों का 60, मतलब 2 साल का गैप आ रहा है, तो मतलब है कि बच्चे का 2 साल हो गए, बस यही तो करना है काम, ठीक है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अलग अलग क्वेश्चन जो है पैटर्न उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी के हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं इसमें
सी सेट के भी हो सकते हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने एज प्रॉब्लम में पढ़ना चाहिए, सब क्वेश्चन करना चाहिए, इसलिए मैंने रख लिया। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन एसएससी का नहीं आया हुआ, बैंक का है या सी सेट का है तो एसएससी में नहीं आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हम लोग सिर्फ समझेंगे इसको, सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो बोला क्या है इसमें, तो देखिए अक्षर और मानविता ने हाल में ही क्या मनाया भाई, सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी। ये कब मनाया जाता है, शादी के 25 साल के बाद। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, अपने हाल में ही शादी का 25वां सालगिरह मनाया, यानी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी मनाया, और साथ में अपने बड़े बेटे संजू का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। यानी जिस दिन उनकी शादी हुई होगी उसी दिन उनके बच्चे का भी जन्म हुआ होगा। मतलब साल बदल जाएगा, डेट वही रहेगा। जैसे अब सपोज है क्रिसमस के दिन शादी हुई किसी का, तो 2 साल 3 साल बाद क्रिसमस के दिन ही उनका बेटा पैदा हुआ, तो बर्थडे तो मना सकता है ना एक साथ, एनिवर्सरी बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ दिया हुआ है। फिर लिखा है बेटे का नाम संजू है, संजू की आयु उनके माता पिता के शादी के 18 साल बाद और उनकी स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन एनिवर्सरी। ठीक है, अभी वहाँ सिल्वर लिखा हुआ था, अब ये गोल्डन आ गया। सिल्वर 25 साल पे होता है, तो गोल्डन एनिवर्सरी कब मनाया था, 50 साल पे, शादी के 50 साल बाद। ठीक है, तो वो एज दिया हुआ है रेशियो में 5:21। ठीक, तो आपसे पूछा है कि उनकी शादी के कितने साल बाद संजू पैदा हुआ था। तो मतलब शादी करते ही 1 साल बाद पैदा हो गया, 2 साल बाद हुआ, 3 साल बाद हुआ। ऑप्शन कितने हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल, ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यही निकालना है कि कितने साल बाद पैदा हुआ। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस रेशियो के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, रेशियो कब है, उनकी शादी के 18 साल बाद का लिखा हुआ है ना, 18 साल बाद और स्वर्ण जयंती के बाद, यानी 18 साल के बाद और फिर उसके बाद शादी के 50 साल बाद। इसमें अंतर कितना आता है, 32 वर्ष। ठीक है, शादी के 18 साल बाद फिर 50 साल बाद, तो गैप 32 साल बाद ही आएगा ना भाई। ठीक है, अब ये रेशियो में भी जो 5:21 है, तो उस कंडीशन में यहाँ भी गैप जो है होना चाहिए ना 32 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ 5 और 21 में कितने का अंतर है। अब इसको ऐसे करते हैं ना, रेशियो ब्रेक कर लेते हैं, 5x कर लिया और 21x कर लिया। ठीक है, तो 21x कब है, गोल्डन जुबली समय। 5x कब है, शादी का 18 साल बाद, और ये शादी का 50 साल बाद। दोनों का अंतर यहाँ 32 है, तो क्या इन दोनों का अंतर 32 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो फिर यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो इसका अंतर हुआ 16x, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 और x है, तो यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये हो गया, 2 रखेंगे तो 10 और 21 का हो गया 42। ये हमने निकाल लिया कि शादी के 18 साल बाद संजू का एक्चुअल एज क्या था, 10। 18 साल बाद 10 साल, तो इसका मतलब है कि शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ। ठीक है, शादी हो गई, 8 साल बाद जब संजू का जन्म हुआ, तो 18 साल बाद संजू का एज कितना होगा, 10 साल तो होगा। और सोचिए 50वां जब गोल्डन जुबली मनाएंगे तब संजू का एज क्या होगा, तो 42 वर्ष ही तो होगा, है ना। 42 वर्ष होगा, शादी के 8 साल बाद हुआ, तो 50 साल में 42 साल का एज हो गया, 50वां जब सालगिरह मनाए तो। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर बना लेंगे। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा कि कैसे बनाए, टफ भी लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो रेशियो की हेल्प से आराम से आप कर लेंगे। अब यहाँ पर भी बिना पेन पेपर यूज किए हुए और ऑप्शन की भी हेल्प की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चन के ऑप्शन के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन से ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत इक्वेशन भी ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। ठीक है, हमने सीधे क्या करना है, 5 और 21 के रेशियो का जो दिया है उसका अंतर क्या है, 16। देखो एक तो और तरीका लिख दूँ, 16 वर्ष। और एक्चुअल में जो शादी के 18 साल बाद और इधर कितना है, स्वर्ण जयंती यानी 50 साल बाद, उनकी एज में क्या है, 32। तो मैं लिख सकता हूँ ना, 16 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 32। ओके, सो 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 2। बस यही 2 को यहाँ पर आप 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 21 में कीजिए, तो ये शादी के 18 साल बाद संजू का एज निकल गया 10 साल।
यानी शादी के 8 साल बाद जन्म हुआ, बस हो गया, निकल गया। कितना सेकंड लगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, बस वो थोड़ा क्विक दिमाग दौड़ानी पड़ेगी। ओके, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ भी पूरा इक्वेशन नहीं बनाएंगे और ऑप्शन के हेल्प लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग ऑप्शन, इसमें ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों भाइयों का एज दिया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो भाइयों के एज का रेसिप्रोकल यानी फ्रैक्शन में, अगर 10 साल है तो 1/10 उसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल का जो एज है, सम है, रेसिप्रोकल एज का सम, ठीक है, वो डिफरेंस का क्या है 5 टाइम्स है। डायरेक्ट नहीं बल्कि उसका फ्रैक्शन पार्ट, रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर भी जो सम आएगा और रेसिप्रोकल करने पर जो डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस का 5 टाइम्स है सम वाला, ठीक। फिर आगे क्या लिखा है, उनकी प्रोडक्ट का रेशियो जो दिया है, उनकी प्रोडक्ट एज के प्रोडक्ट का और एज के सम का रेशियो क्या है, बात समझ आ गई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई दोनों के एज का और दोनों के एज का सम का रेशियो है 14.4/1, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, दशमलव है, ठीक है जी। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, लेकिन हालांकि ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। दोनों की एज का जो सम है वो 10 यहाँ दिया हुआ है रेशियो में। इसका मतलब है कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 10 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, दोनों के एज की आयु का सम, योग। क्या फर्स्ट ऑप्शन में इन दोनों को ऐड करेंगे 10 के मल्टीपल हैं, नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं इसको सिंपल करूं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 टाइम्स इधर हो जाएगा 72, यानी 72/5 भी हो रहा है। तो उनके एज का जो योग है, सम है, वो 10 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो, ऐसे हम दोनों में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ना तो 10 का मल्टीपल है इसके दोनों का एज का सम, ना ही 5 का, तो नहीं हो सकता। इन दोनों का एज का जो आप सम करेंगे वो 60 आ रहा है तो है, 5 का भी है 10 का भी है। ये चेक करेंगे, क्या ये है, नहीं है, नहीं हो सकता। क्या ये है, नहीं है, नहीं हो सकता। बच्चा हमारे पास यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर पूरा बनाने की जरूरत है, यहाँ पर ऑप्शन आपका काम आ गया, आप कर सकते हैं जल्दी। तो आपको देखना क्या था, यही देखना था कि जो रेशियो है वो प्रोडक्ट और सम का है। तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, क्यों हम करने जाए, हम सीधे सम देखेंगे। सम करने पर 10 या सिंपल फॉर्म में करने पर 5, तो 10 या 5 का जो भी सम मल्टीपल एज बन रहा है उसके हिसाब से वो होगा। दिक्कत कब आती, दिक्कत आती कि किसी एक ब्रदर का एज दिया रहता, ठीक है। अब ऑप्शन में सिर्फ 36 रहता, 24, 48, 24 ऐसे और एज में रहता, तो भी सिंगल एज दिया रहता तो दिक्कत हो जाती कि फिर बाकी का कैसे, दूसरा के कैसे कंपेयर करें। देखिए जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आप काम कर लीजिए, वहाँ पर फिर इक्वेशन आप बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो देखिए अब ये 24 और 36 है, मैं इसको दिखा देता हूँ। 24 गुने 36 ये हो गया, इधर 24 + 36 चेक कर लें एक बार, आपको क्रॉस चेक करके दिखा दें। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ऐसे ही रखिए। नीचे आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 60 आएगा। अब आप कट कीजिए 10 टाइम्स, इधर 6 टाइम्स, फिर आप और भी कर लो 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 24 या कितना हुआ 72, नीचे बचा कितना 5 आ गया ना इसके बराबर, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ ऐसे बन गया, ठीक है। ऑप्शन से काम हो गया। अब आपको सर इक्वेशन भी बता दी थी, इक्वेशन देखो बाबू लंबा होगा, बताने को तो बता दें। अब इसमें क्या होगा, x और y मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिखा है उसका एज के हिसाब से। जैसे बड़े भाई का, दो भाइयों की आयु का व्युत्क्रम का योग है ना, तो बड़े भाई का x मान लें तो छोटे भाई का y हो गया, ये प्लस ऐसे, और फिर इधर माइनस। ये जो प्लस वाला है ना उसकी y का 5 गुना है, डिफरेंस का 5 गुना, ये बोल रहा है आपका फर्स्ट लाइन, ठीक है। और सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, सेकेंड जो इक्वेशन बनेगा वो प्रोडक्ट और सम का है, यानी x गुने y अपॉन x + y, ये आपका है। बस ये इक्वेशन दोनों हैं। अब आपको ये दोनों को मैच करके ही सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन मेथड है। बट ये एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं करना है, ठीक है। दिस इज नॉट अ एक्चुअल,
ठीक है, ये आपका पैसिव सम नहीं बनाने का तरीका है, ये बनाएंगे ऐसे और ऑप्शन के से। ठीक है जी, ओके, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे x प्लस वाई बटा 1 1 बाई, तो ये वैल्यू जो है ना ये इसी में रखाएगा, क्योंकि नीचे आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा, उसका रिवर्स करेंगे तो ऐसा आएगा, तो रिवर्स ना करके इसका रिवर्स कर देंगे तो हम 10 बटा 144 लिख सकते हैं, यानी 5 बटा 72 लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर उधर 5 से करेंगे, ऐसे मतलब करके तब लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन बन तो जाएगा, लॉन्ग मेथड होगा। ठीक है, तो उतना लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एज प्रॉब्लम से, हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कर लिए और इतना काफ़ी है। क्वांट्स में भी एज प्रॉब्लम होते हैं क्वेश्चन, उसमें भी आपको मैथ्स का पार्ट में मिलता है ये चीज़। अलजेब्रा टॉपिक होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी जब आप टॉपिक पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन एज प्रॉब्लम में आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम में भी मिलता है, एवरेज में भी मिलता है, रेशियो में भी मिलता है ना, चूँकि ये सब इसमें मिक्स है ना, कुछ किसी में एवरेज यूज कर रहे हैं, किसी में रेशियो यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब टाइप के इसमें मिल जाते हैं। लेकिन अर्थमेटिकल रीजनिंग में एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन जरूर आते हैं रीजनिंग के हिस्से में। ठीक है जी, ओके, तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।